MA माइनर पॉलिटिकल साइंस की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले भी एक दो लेक्चर्स बनाए थे छोटे छोटे मॉड्यूल्स के रूप में, और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इसे सुनें और सुनने के बाद इसमें दिए प्रश्नों का जवाब दें, और आप ग्रुप पर ही भेजें। जो भी प्रश्न हैं उनको आप ग्रुप पर भेजें और उसका जवाब दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भारतीय संविधान को समझने में मदद मिलेगी। इसमें भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के ढांचागत स्वरूप को भी या स्वरूपगत विशेषताओं का भी हम वर्णन करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हों और आराम से इसको ध्यानपूर्वक सुनें। जहाँ मैंने पिछले अपनी कक्षा में जो बातें जहाँ पर समाप्त की थी वो वही थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक चुनौती थी और अंग्रेज़ों के लिए भी एक चुनौती थी, क्योंकि सभी जितने भी अंग्रेज शासक थे उनके मन में यह बात बार बार आती थी कि भारत जैसा देश जिसकी सांस्कृतिक विरासत तो इतनी तगड़ी है, लेकिन 90 वर्षीय जो उनके ऊपर परतंत्रता का आवरण चढ़ा हुआ था, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो इस विश्वास का बिल्कुल बदला दिया भारतीय संविधान ने, और आज आपको भी पता है कि 75 वर्ष बीत गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो ये सब बातें हमें बहुत ही गौरवान्वित करती हैं और कहीं ना कहीं यह बार बार बोध कराती हैं कि यदि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अगर हम अनुशासित नहीं रहे तो हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाने में बहुत हमें कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। यदि आपको अपने कर्तव्यों का बोध है तो आपको आपके अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई और इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ पार्ट्स सबके बन के तैयार थे, तो इसलिए उनको लागू किया गया। भारतीय संविधान बन तो गया था 26 नवंबर को, लेकिन उसके पूरे भाग को लागू नहीं किया गया। तब उसके लिए 26 जनवरी की तिथि सुरक्षित रखी गई थी। 26 जनवरी की तिथि, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में यह फैसला किया गया था कि अगले 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इस तिथि को हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में संरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही प्राप्त हो गई। तो ऐसे में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके भारतवर्ष ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, और वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है, क्योंकि हमने एक ऐसी व्यवस्था को चुना है जिसमें दोहरे निर्वाचित प्रधानों के बीच हम काम करते हैं। हमारा राष्ट्रपति भी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग, अमेरिका के शासन के अकॉर्डिंग स्थायी कार्यकाल वाला नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भले ही सुनिश्चित है 5 वर्ष, लेकिन वह उसके बीच में भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। विभिन्न तरीके अपनाए गए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो जनता का प्रतिनिधि है उसके चयन के लिए भी यह व्यवस्था की गई कि वह भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, क्योंकि वो जो भी निर्वाचित दल होंगे उन सबसे बड़े निर्वाचित दल का अध्यक्ष होगा या उसका बहुमत का नेता होगा, तो वह प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं को यदि हम देखना चाहें या हम भारतीय संविधान को एक नटशेल में देखना चाहें, तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वस्तुतः उन सभी खासियतों से भरी हुई है जिनका हमने अनुपालन या जिनका हमने क्रियान्वयन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया है। इसका पहला शब्द ही यह बताता है। जैसे जैसे हम लोग प्रस्तावना की बात करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम भारतीय संविधान की उन विशेषताओं की भी बात करते जा रहे हैं, क्योंकि जो संविधान बन करके तैयार हुआ वह काफ़ी लंबा संविधान था।
जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ष में 12 दिन ही कम थे कि संविधान बनने में। अगर 12 दिन और बीत जाते तो हम कह सकते थे कि 3 वर्ष का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। साथ ही साथ 379 सदस्यों से शुरू हुई संविधान सभा में अंततः 289 सदस्यों ने ही इसको अध्यार्पित और आत्मार्पित किया। इसका मतलब 100 सदस्य कम हो गए। इन सदस्यों के कम होने या वहाँ तक पहुँचने के बीच बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनकी चर्चा हम लोग फिर कभी कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये अनुच्छेद और अनुसूचियाँ अलग अलग क्या हैं? अनुसूचियाँ का मतलब है कि जो चीज़ रह जाती है उसको ऐड करते हैं। तो 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ये अनुसूचियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भी थीं और 395 अनुच्छेद की तो बात ही क्या है। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने विभिन्न तरीके से 25 भागों में संविधान को विभक्त किया और ये 25 भागों में से हर भाग अपने आप में अपनी कहानी कहता है। 22 भाग सब उस समय थे। अब धीरे धीरे संविधान के कुछ एडिशंस और संशोधन के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती गई हैं। तो भारतीय संविधान की संरचना इतने बृहत स्तर पर हुई, इतना वास्ट, इतना बड़ा हमारा संविधान बनाया गया जिसमें विश्व के अनेक देशों से संवैधानिक प्रावधान जो हमारे अनुरूप हो सकते थे उनको लिया गया। भारतीय संविधान के इतने बड़े होने का कारण एक और भी है, क्योंकि यह समाज बहुसंस्कृतियों वाला, बहुजातियों वाला, बहुधर्मावलंबियों वाला संविधान रहा है। हमारे पास संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों के श्रेष्ठताओं को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वो दोनों श्रेष्ठताएं भी हमारे पास हमारे संविधान में डालनी थी, क्योंकि हम शांति काल में अपनी व्यवस्था को संघात्मक बनाना चाहते थे, लेकिन यदि कोई संकट आए या फाइनली हम अपनी व्यवस्था को एकात्मकता की विशेषताओं से भी भरपूर बनाना चाहते थे। तो ऐसे में यह जरूरी था कि भारतीय संविधान का बड़ा हो, इसलिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में डाली गईं। भारतीय संविधान सभा ने काम करने के अपने तरीके चूज़ किए थे कि संविधान की मुख्य विशेषताओं के आधार पर उन्होंने संविधान की समितियां बनाई थी, संविधान निर्माण की समितियां बनाई थी। पहली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी कि नॉर्मली यदि किसी से पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, तो सभी लोग जवाब देंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी। यही यह समझने का विषय है कि भारतीय संविधान सभा ने जब विभिन्न समितियों की संरचना की तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग समिति, और ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। आज अभी छोटी सी 8 मिनट की आपकी कक्षा रही है। 8 मिनट की कक्षा में आप पुनः कोशिश करिए कि कम से कम 10 क्वेश्चंस बनाइए, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति में सदस्य थे, भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त है, संविधान निर्माण के समय जब संविधान पूर्ण हुआ तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कुछ ऐसे प्रश्न आपके छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस। कोशिश करिए कि उसे लिखिए और लिख करके अपने ग्रुप में प्रेषित करिए। दूसरों के भी अनुभव से लाभान्वित होइए और ढेर सारे क्वेश्चन बैंक के रूप में क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।